हमारी बहू लाखों में एक है। पता नहीं हमारी ही किस्मत में ऐसी बहू क्यों लिखी थी। जेठानी जी की बहू मोना को देखा कैसे जल्दी जल्दी काम करती है और काम से निपट कर बतियाने भी बैठ जाती है। शरद की शादी में देखा हमने, शालिनी जी माथे पर हाथ मारकर बोली। सास ससुर के कमरे में चाय लेकर जाती शालू के पैर अपने आप ठिठक गए, क्योंकि सासू माँ हमेशा उसे मोना भाभी से कम ही आंकती थी। अरे भाग्यवान, जरा समझदारी से काम लो, भाभी की बहू सिर्फ 4 दिनों के लिए तुम्हारे घर आई थी और इत्तेफाक से पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से भाभी जी भी साथ नहीं आ पाई थी। ऐसे कैसे तुम अपनी बहू की तुलना उसके साथ कर सकती हो? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमें लगता है कि अपनी शालू बिटिया लाखों में एक है, ज्यादा बोलती नहीं तो क्या हुआ, सारी जिम्मेदारी तो उसने अच्छी तरह से संभाल रखी है। शालू के ससुर संजय जी अपनी पत्नी शालिनी जी को समझाते हुए बोले। शालू अपने आंसुओं को छुपाते हुए उन दोनों को चाय पकड़ाकर चली गई। शालू बहुत अच्छी थी, मगर शालिनी जी को तो उसमें ढेरों कमियां नजर आती थी। शालू को ज्यादा बातें करनी नहीं आती थी, बहुत कम और धीमे धीमे बोलती थी, ज्यादा सजती संवरती नहीं थी। बस यही बातें शालिनी जी को खराब लगती थी, इसलिए वो शालू की तुलना मोना से करती थी, जो कुछ महीनों पहले ब्याह कर आई जेठानी की बहू है। जेठानी करुणा जेठ की नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहती थी। उन्होंने वहीं अपना मकान खरीद लिया। शालिनी जी के बेटे शरद की शादी में मोना आई थी। वो शालिनी जी का हर काम में हाथ बटाती थी, हमेशा बन ठन कर रहती थी और सबसे बातें भी खूब करती थी। बस इसलिए शालिनी जी उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। शालिनी, मेरा मन कर रहा है बहू से मिलने का, ऐसा करो हम नहीं आ पाए तो तुम ही बहू को लेकर हमसे मिलवाने आ जाओ। जेठानी करुणा देवरानी शालिनी से मनुहार करते हुए बोली। जरूर भाभी। शालिनी शालू को लेकर अपनी जेठानी के घर चली गई। करुणा जी शालिनी और शालू से मिलकर बहुत खुश हो गई। भाभी, मोना नहीं दिख रही, शालिनी जी ने इधर उधर झांकते हुए पूछा। अपने कमरे में है, करुणा जी ने कई आवाजें मोना को लगाई, मगर मोना निकल कर नहीं आई। रुकिए भाभी, मैं बुला कर लाती हूँ। शालिनी जी उसको बुलाने उसके कमरे में चली गई। अरे चाची जी, आप कब आई? मोना ने उठकर शालिनी के पैर छुए। अभी थोड़ी देर पहले भाभी तुम्हें आवाज देकर बुला रही थी, शायद तुम सुन नहीं पाई। अभी शालिनी जी ये कह ही रही थी कि उनकी नजर मोना के कमरे में रखे गैस स्टोव और घर के बाकी सामान पर गई। शालिनी जी ने पहले तो कुछ पूछना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर चुप रह गई। खैर थोड़ी देर बाद मोना अपने कमरे से ही चाय नाश्ता बनाकर लेकर आई, लेकिन ये बात शालिनी जी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने मौका पाते ही करुणा जी से इसका कारण पूछा, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि करुणा बहुत अच्छे स्वभाव की है। जब जेठानी होकर भी उसके साथ प्यार से रही तो बहू के साथ कोई कमी तो नहीं रखी होगी। शालिनी, अब क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। मोना पहले से ही काफी मोहफट थी, रसोई का काम जल्दी जल्दी उल्टा सीधा करके डाल देती थी और घंटों मोबाइल पर दोस्तों के साथ बतियाती रहती थी। हमेशा अपना खाना अपने कमरे में लेकर चली जाती थी। मैंने खाया नहीं खाया इससे उसको कोई मतलब नहीं रहता। मेरे पैर में फ्रैक्चर होते ही उसने साफ कह दिया कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी और उसने अपनी रसोई अपने कमरे में ही जमा ली और रोहन को भी मजबूरी में उसके कहने में आना पड़ा। फिर तुम्हारे जेठ जी ने एक कामवाली लगा दी, वो आकर दोनों समय का खाना बना जाती है और साफ सफाई के साथ चौका बर्तन भी कर जाती है।
ये सब कहते हुए करुणा जी की आंखों में आंसू आ गए। मगर भाभी, मैं तो मोना को बहुत अच्छी समझती थी और शालू को हमेशा उससे कम समझती थी। मगर शरद के पापा बिल्कुल सही कहते थे, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। सचमुच यहाँ तो वही हालत हो गई। शालिनी जी की बातों में पछतावा था। जिसके ऊपर बीतती है बस वही जान सकता है। करुणा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, सही कह रही है भाभी आप, मगर हमारी शालू तो सचमुच बहुत अच्छी है। कभी पलटकर जवाब नहीं देती, कभी हमारे बगैर खाना नहीं खाती, और तो और दोपहर में भी हमारे पास ही बैठती है। बस उसे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है, बन ठनकर भी नहीं रहती, काम भी धीमे करती है। बस उसकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मगर यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि हमारी बहू तो लाखों में एक है। आज तक बेकार में ही मैं मोना का नाम लेकर उसके पीछे पड़ी रहती थी, मगर आज से नहीं। शालिनी जी ने आगे बढ़कर शालू का माथा चूम लिया और शालू भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि आज उसे अपनी सास की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार नजर आ रहा था। ननद मारती थी हमेशा भाभी को ताना। क्या हुआ दीदी, आप बार बार रसोई में क्यों आ रही हैं? आपको जो चाहिए बता दीजिए, मैं ले आऊंगी, या आज मेरे काम में फिर से कोई कमी हो तो बता दीजिए। मैं हमेशा की तरह बिना बुरा माने अपनी कमी सुधार लूंगी। रानो शादी के बाद पगफेरों के लिए आई अपनी ननद दिशा से बोली, क्योंकि अभी थोड़ी देर में उसको ससुराल वापस भी जाना था। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। दिशा कुछ लज्जित होते हुए बोली, ऐसा भी क्या है दीदी, जैसे हमेशा ही बेवाक होकर आप हर बात बोल देती थी, वैसे ही बोल दीजिए। तब में और अब में आखिर कौन सा अंतर आ गया? भाभी, बहुत अंतर आ गया। अब मैं भी किसी की भाभी हूँ, और आज मैं भी उन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ जिन परिस्थितियों से कभी आप गुजरती थी। दिशा रानो का हाथ पकड़कर बोली और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रानो ना चाहते हुए भी अपनी बीती हुई जिंदगी में पहुंच गई, जहां पर सास तो कम सासपना दिखाती थी, मगर ननद उनसे ज्यादा सास बनकर रहती थी। हर काम में टोकती रहती। रानो कितना भी अच्छा खाना बना ले, मगर जहां परिवार के बाकी लोग दिल खोलकर तारीफ करते, वही दिशा कोई ना कोई कमी निकालकर उसे नीचा दिखाने का प्रयास जरूर करती। आखिर आई तो मिडिल क्लास से ही ना, इनको अच्छे खाने पीने की समझ कहाँ। रानो चाहे कितने भी सलीके से रहे, लेकिन दिशा हमेशा उसका यही कहकर मजाक बनाती कि आखिर आई तो मिडिल क्लास से ही है ना, तो वैसा ही रहन सहन, पसंद और पहनावा रहेगा। दिशा बेमतलब ही अपनी माँ को भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती थी, जबकि वह ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। लेकिन कभी कभी तो वो भी दिशा के बहकावे में आ जाती और उनकी बातों का शिकार रानो को बनना पड़ता था। अगर इलेश उसके लिए कुछ भी कमरे में लेकर आ जाता, तब तो दिशा कलेश ही काट देती। मायके में तो कुछ देखा नहीं, इसलिए यहाँ सब कुछ भैया से चोरी छुपे मंगाया जाता है। जैसे ही रानो काम से खाली होकर आराम करने बैठती, वैसे ही दिशा को कुछ और खाने पीने की सूझने लगती। रानो के मायके जाने के नाम पर तो दिशा बहुत ही चिढ़ जाती थी, क्योंकि कठपुतली की तरह काम करने वाली नौकरानी जो मिली थी। रानो सब कुछ इसलिए सहती थी क्योंकि इलेश ने मिडिल क्लास रानो से अपनी मर्जी से शादी की थी। हालांकि सबने समय के साथ रानो को अपना लिया था, मगर दिशा हमेशा ही रानो से चिढ़ती रहती थी। रानो उससे तो कुछ नहीं कहती थी, मगर मन ही मन सोचती कि नंदरानी, आप भी एक दिन किसी की भाभी बनेंगी।
और समझता तो इलेश भी था दिशा की हरकतों को, लेकिन वो रानो को हमेशा यही समझाता कि दिशा नादान है और फिर कौन सा उसे हमेशा इस घर में रहना है। खैर रानो भी इसी उम्मीद में जी रही थी कि कभी तो नंदरानी अपने ससुराल जाएंगी और उसके लिए भी सुख के दिन जरूर आएंगे। और रानो की उम्मीद की घड़ी आ चुकी थी। दिशा ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। दिशा की भी उसकी ही तरह एक छोटी ननद थी। शादी के तुरंत बाद तारा डूब जाने के कारण ससुराल वालों ने भेजा नहीं। 2 महीने बाद आज सुबह ही वो अपने पति के साथ पगफेरों के लिए आई थी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने सचमुच आपके साथ बहुत ज्यादतियां की, मगर आपने उफ तक नहीं कहा। सब कुछ चुपचाप सहती रही। मगर कहते हैं ना, आपका बोया हुआ बीज आपके सामने जरूर आता है। आज वही सब कुछ मेरी ननद मेरे साथ दोहरा रही है। मुझे पहली बार आपके दुख का एहसान हो रहा है। दिशा रानो का हाथ पकड़कर रोने लगी। दीदी, आपको इस बात का एहसास हो रहा है, ये अच्छी बात है। मगर भगवान सब देखता है। हम कोई भी गलती करते समय भूल जाते हैं कि एक दिन ये सब हमारे सामने भी आ सकता है। दीदी, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है और आपकी भाभी हमेशा आपकी शुभचिंतक बनकर रहेगी। रानो दिशा के आंसू पोंछते हुए बोली। भाभी, आपने मुझे माफ कर दिया ना। दिशा अभी भी रानो का हाथ पकड़े हुए थी। भाभी, आज मैं वादा करती हूँ कि अब आपको मैं एक छोटी बहन बनकर दिखाऊंगी। दीदी, सुबह का भुला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। और अपनी ननद के लिए भी अच्छे भाव रखिए। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रानो ने दिशा को गले लगा लिया। मेरी अच्छी भाभी कहकर दिशा भी रानो से लिपट गई। इस पल का रानो को कब से इंतजार था। अरे भाई, ननद भाभी में क्या खुसूर फुसूर चल रही है? बाहर सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। इलेश रसोई में आकर बोला। अब इतने दिनों के बाद मिले हैं तो कुछ बातें तो बनती हैं ना, क्यों नंदरानी? रानो मुस्कुरा कर बोली। हाँ भाभी, और दिशा भी मुस्कुरा उठी।